इस पर ओके, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़े उसमें कोई डाउट अब तक? नो मैम। आज नो डाउट, ओके, गुड। फिर आज से हम एक नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 238 टू 239 टू 268। फिर उसे रिपील कर दिया गया और नाउ एक ये सेपरेट एक्ट है अंडर द नेम ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। 32 का एक्ट, 1932 का एक्ट है ये बात ध्यान रखिएगा। जितने अभी तक मैंने एक्ट्स बात की हुई हूँ उन सबके आप लोग ईयर एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या है 1950 है, बट उसमें एक इन्फोर्समेंट डेट होती है, एक इनैक्टमेंट डेट होती है। इनैक्टमेंट डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? मैम जस्ट से वो यूज में आया है, एक्टिव हुआ है मतलब। हाँ, दैट इज द डेट इज November 26, 1949 and enforcement date is January 25th, 1950. Then Contract Act का ईयर क्या है? मैम 1872। 1872, September 1st 1872 से एनफोर्स हुआ है। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 1881 में। एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एलएलपी एक्ट है उसे देख लेते हैं। एलएलपी एक्ट इसके बाद जो होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है वो। ऑलराइट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताई थी कि हमने पहले एक बेस पढ़ लिया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स में पढ़े हैं हमने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़े हैं, अभी पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, फिर एलएलपी एक्ट में पढ़ेंगे, तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बात आती है पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट है, ये एक तरह का इट इज़ एन एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए? मैम मिनिमम 2 लोग। यस, एटलीस्ट टू, मिनिमम टू पर्सन्स। ओके, सिंगल पर्सन अगर कोई एक बिजनेस चला रहा है तो वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। यस, सोल प्रोप्राइटर। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया, अगर सिंगल पर्सन एक कंपनी फॉर्म किया है तो दैट इज वन पर्सन कंपनी, ओपीसी भी है कहलाएगा, ठीक है। तो इवन अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी। तो अभी हम उधर नहीं जाते हैं, हम समझ रहे हैं कि सिंगल पर्सन अगर कोई है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा या ओपीसी होगा। एटलीस्ट टू पर्सन चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप। तो व्हाट इज अ पार्टनरशिप? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एटलीस्ट टू पर्सन्स। दो लोग तो चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। किस लिए? कि ये एग्रीमेंट किस लिए है? टू शेयर प्रॉफिट्स। कोई एक ये बिजनेस करेंगे जिससे इन्हें प्रॉफिट होगा, तो ये एग्रीमेंट है कि इन्हें प्रॉफिट्स में शेयर मिले। ऑलराइट, सेक्शन 4 है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। इट सेज दैट पार्टनरशिप एज द रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड to share the profits of a business carried on by all or any of the partners for all. Okay, clear है ये? क्या है पार्टनरशिप? रिपीट कर दीजिए। Yes, partnership is a, just a minute, somebody is, I need to join somebody. Okay, so partnership is a relationship where persons enter into an agreement that they will share the profits from the business carried on by all or any of them acting for all. It is given in section 4. अब पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स भी सेक्शन 4 में डिफाइंड है। इट सेज दैट पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। अब ये तो जो उन्होंने रिलेशनशिप उनके बीच में फॉर्म हुआ वो पार्टनरशिप बन गया। एग्रीमेंट जो हुआ वो पार्टनरशिप डीड हो गई।
और जो पर्सन्स हैं उसमें इंडिविजुअल, वो कहलाएंगे पार्टनर्स। ओके, क्लियर है इतना अभी तक? Yes, sir. ठीक है। अगर कभी इसेंशियल्स लिखने को आए तो पेज नंबर 159 में कुछ इसेंशियल्स दिए हैं कि पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मतलब व्हाट आर दी वैलिड इसेंशियल पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखने में आंसर, अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो वेरी इजी रहता है फॉर दी एग्जामिनर टू चेक कि हाँ पॉइंट वाइज सारी चीज़ें मिल गई है। एक साथ अगर पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट पॉइंट वाइज लिखना, जबकि कोई थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो ज़्यादा नीट दिखता है और ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी टू ईजी टू अंडरस्टैंड, रीड और कॉम्प्रिहेंड करना ईजी रहता है। ठीक है, तो अगर मोस्टली जब कोई वैलिड एलिमेंट्स आए, इसेंशियल एलिमेंट्स आए, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आए क्वेश्चन में, तो ट्राई करना कि आप उसका पॉइंट वाइज रिप्लाई दें कि पॉइंट 1 में ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 2 में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ में ही रिप्लाई देना पड़ेगा, आप नहीं उसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं। तो ट्राई करना कि जब पैराग्राफ में आंसर लिखे तो पैराग्राफ चेंज करते जाना, तो थोड़ा रीडेबल होता है ये। ठीक है, तो व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स? पहला है एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पहले तो पर्सन्स होना ज़रूरी है, फिर पार्टीज मतलब पार्टनर्स होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 लोग, फिर उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब एग्रीमेंट किसके लिए होगा? टू शेयरिंग दी प्रॉफिट्स, जो कि वो लेंगे किसी बिजनेस से। और फिर एक बिजनेस भी होना ज़रूरी है जो पार्टनरशिप में चलेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्रीमेंट राइटिंग में हो, ओरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पार्टीज, उनका कैसा इंटेंशन है। ठीक है, कितना म्यूचुअल ट्रस्ट है पार्टीज के बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट में बी ईदर इन राइटिंग और ओरल, इन एन ओरल फॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बनती है, मतलब पार्टनरशिप भी चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज, कि एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैसे रिलेशन होंगे या पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहली है एक जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होगी? जो कि नॉर्मली होती है, ये होती है कि जिसमें हर एक पार्टनर की, मतलब हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आपने देखी होंगी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें सिंगल पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी ऑफ द पर्सन and that of the sole proprietorship. Similarly, in case of partnership also, the partnership firm जब साथ में मिल जाती है, दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप हो जाएगी और उनके बीच में जो एक बिजनेस चलेगा वो उसे कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी, क्योंकि जैसे कंपनी में सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, वैसा ही पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की और पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जिस चीज़ के लिए पार्टनर्स लायबल होंगे, पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी, उसके लिए पार्टनर्स लायबल होंगे। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने अगर कोई बिजनेस की, उसमें कोई लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स इधर सेवरली, मतलब अकेले अकेले में या फिर जॉइंटली, सब साथ में लायबल होंगे, डिपेंडिंग ऑन दी टर्म्स कैसे हैं पार्टनरशिप के, उसके हिसाब से। क्लियर है ये चीज़? अब है नेक्स्ट कि हाँ, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, ये जनरल टाइप की पार्टनरशिप होती है जनरली, कि इसमें लायबिलिटी जो होती है हर चीज़ की एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, विच इज़ पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, इट मीन्स कि हर एक पार्टनर की उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, और अब ये डिपेंड करेगा, मतलब सारे जो पार्टनर रहेंगे वो हर कोई एक्टिवली पार्ट लेगा इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्लियर है?
लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है लिमिटेड। अब लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप वो होती है जिसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी ना वो लिमिट कर दी जाएगी बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। वो क्या होगा? वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही होगा, बट उसके थ्रू लिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगी। अब ये इस केस में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, दैट वो इसका ही पार्ट है। ठीक है, पार्टी अपनी लाइबिलिटी लिमिट कर लेगी टू सर्टेन एक्सटेंट बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, और उसे कहा जाएगा एलएलपी एक्ट, जो कि एलएलपी जिसे हम एलएलपी एक्ट में नेक्स्ट आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। फिर होता है एक पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, यहाँ पर जो विल है इसका मतलब है कंसेंट। पार्टनरशिप एट विल, कोई अगर ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म की है पार्टनर्स ने, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने, जिसमें वो ये कहते हैं कि इट शैल कंटिन्यू, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये कब तक चलेगी या कब तक ख़त्म होगी, तो या पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टी की कंसेंट पे डिपेंड करेगी। जब जिस पार्टनर का मन करेगा वो उस दिन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दूसरी पार्टी को दे देगा और उससे फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसे कहते हैं, ऐसी कोई पार्टनरशिप इसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल, जो कि पार्टीज की कंसेंट पर डिपेंड कर रही है और इनिशियली उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है कि कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम से समझ आ रहा है कि ये पार्टनरशिप जो फॉर्म बनाई गई है, इट इज़ मेड फॉर सम पर्टिकुलर बिजनेस। कोई एक बिजनेस को रन करना है, उस बिजनेस के लिए तक ही ये पार्टनरशिप बनाई गई है। जैसे ही वो बिजनेस चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, या फिर एक कोई टाइम दिया हुआ है उसमें कि इस पर्टिकुलर टाइम तक चलेगी ये और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली पार्टीज को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म विल डिसॉल्व from the very moment the time specified has arisen, has expired, or the particular business for which or object which it seeks to achieve has been fulfilled. Okay, तो ये होगी हमारी 4 टाइप्स की पार्टनरशिप: जनरल, लिमिटेड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, अब इसी के बेसिस में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी चेंज होते हैं। मतलब पार्टनर्स कैसे चेंज होंगे? इनकी लाइबिलिटी के हिसाब से चेंज होंगे, उनका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बेसिस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला है वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर। ये कैसा पार्टनर होता है? ये वो पार्टनर होता है जो कि जो बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का, उस पर एक्टिवली काम करता है एंड विच इज़ नोन टू एवरीबडी। सबको पता होता है कि हाँ, इस पार्टनरशिप फर्म का ये पार्टनर है, ही इज़ कैरिंग ऑन द बिजनेस। सोली भी अकेले भी चला सकता है या फिर बाकी लोगों के साथ भी चला सकता है, बट ही और शी इज एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ द ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो ऐसा कोई पर्सन जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में, मैनेजमेंट में, वो कहलाता है पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। दूसरा है डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग कहते हैं उसे। इनएक्टिव कह सकते हैं, स्लीपिंग कह सकते हैं, या डॉर्मेंट पार्टनर कह सकते हैं। मतलब कि जिसने एग्रीमेंट तो किया हुआ है कि मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, बट दैट पार्टनर इज नॉट वर्किंग। कुछ रीज़न भी हो सकता है कि वो पार्टनर कहीं और वर्क कर रहा होगा और उसने बस अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और ही जस्ट वांट्स टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म एंड डज नॉट वांट टू वर्क। तो इन दैट केस दैट पार्टनर विल बी नोन एज sleeping partner or dormant partner, or who is not actively taking part in the business of the company. Next is secret partner.
ये पार्टनर कौन होता है? ये पार्टनर वो होता है जो कि पार्टनरशिप का पार्ट तो होता है, बट इट इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड कि ये पर्सन एक पार्टनर है, इसे छुपा के रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर ने की कंडीशन रही होगी दैट आई डोंट वांट टू बी डिस्क्लोज्ड इन टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट आई एम अ पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू वेरियस रीजंस। तब वो पर्सन क्या कहलाएगा? सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होगी, बस ये रहेगा कि दैट पार्टनर इज नॉट नोन टू आउटसाइड वर्ल्ड दैट इज अ पार्टनर। तो वो कौन सा कहलाता है? सीक्रेट पार्टनर। बाकी अब ये भी हो सकता है कि वो एक्टिवली पार्ट ले किसी बिजनेस में, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, या फिर ना भी ले। अगर लेता है तो भी वो स्लीपिंग सीक्रेट पार्टनर ही रहेगा, प्रोवाइडेड दैट ओनली कंडीशन इज दैट ही इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनर। ये कौन होता है? लिमिटेड पार्टनर नाम से समझ आ रहा है जिसने अपनी लायबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी है टू सर्टेन एक्सटेंट, वो पार्टनर कौन कहलाएगा? लिमिटेड पार्टनर कहलाता है। ठीक है, किसी भी तरह से वो बोल सकता है दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मच ऑफ लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और मैं इतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ तो आई विल बी लायबल फॉर ओनली दोज या ओनली दैट पार्ट। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा लिमिटेड पार्टनर। देन पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है जो कि सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बने, बोलेगा मैं सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बन रहा हूँ, मैं लॉस के लिए नहीं बन रहा हूँ। अब ये पार्टनरशिप पे डिपेंड कर सकता है कि वो उसे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे पार्टनर इन प्रॉफिट्स बना रहे हैं। एक ऐसा कंडीशन आता है माइनर के केस में, क्योंकि माइनर जो होता है उसे कंसिडर कंसिडर किया जाएगा एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दी लॉसेज या डेट्स के लिए लायबल नहीं है फर्म की, वो सिर्फ प्रॉफिट्स में रहता है, प्रॉफिट के लिए ही रहेगा। तो इस केस में माइनर आ सकता है। और फिर नॉमिनल, ऑस्टेंसिबल या क्वाशी पार्टनर। नॉमिनल, ऑस्टेंसिबल और क्वाशी, इन सब का मतलब एक है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि खुद अपने आप से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने एक्ट से, बी डायरेक्ट एक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट, या रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेशन से दैट ही इज अ पार्टनर इन सच फर्म, तो उस केस में माना जाएगा कि वो भी अब, क्योंकि उसने वर्ल्ड एट लार्ज को ऐसा शो किया है दैट ही इज द पार्टनर इन एनी फर्म। अब उस केस में अगर फर्म के ऊपर कोई भी लायबिलिटी आती है तो उस पर्सन के रिप्रेजेंटेशन की वजह से या उस पर्सन के रिप्रेजेंटेशन की भी वजह से, तो भी उस केस में जो पार्टनर जिसने रिप्रेजेंट किया है दैट ही बीइंग द पार्टनर ऑफ दैट फर्म, वो माना जाएगा कि वो बाय वे ऑफ लॉ। क्वाशी क्या होता है कि इट इज नॉट इन रियलिटी बट द लॉ ट्रीटेड द पर्सन एज बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे हमने क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लॉ उसे ट्रीट करती है एज एफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्टनर ऐसा कोई पर्सन है जिसका काम पार्टनरशिप में, जिसके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि वो पार्टनरशिप का पार्ट बनेगा, लेकिन उसने खुद से कुछ एक्ट्स किए हैं या रिप्रेजेंटेशन की है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये पार्टनर है, तो अगर उसके आगे कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ऑल राइट, क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी। ठीक है, इन सब में से किसी के भी बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों को किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ लेंगे। सिंपल बातें दी हुई है। कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको समझ आएगा कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि पार्टनरशिप में नहीं होती है। इस वजह से जो लाइबिलिटी होती है कंपनी की वो लिमिटेड हो जाती है। अगर कभी भी कुछ लॉसेज होंगी तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि उसके शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स या मेंबर्स।
बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है. अगर पार्टनरशिप के ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसके जो पार्टनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, इधर जॉइंटली और सेवरली, अकेले भी या साथ में भी या फिर दोनों. फिर कुछ मेंबरशिप पे नंबर्स पे आती है कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन्स चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं. सिमिलरली पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 पर्सन्स चाहिए होते हैं और उसके देयर इज़ नो लिमिट टू मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी. बट पार्टनरशिप में है कि एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए. मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है कि 100% हो सकते हैं, बट किसी किसी केस में 50 मेंबर्स भी हो सकते हैं किसी एक पार्टनरशिप फॉर्म में. फिर क्या है, पार्टनर्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनी के शेयर्स होते हैं तो वो ट्रांसफरेबल होते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि किस किस वे से हो सकते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे. अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होता है. पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र राइट्स इशू से हो सकता है, पब्लिक ऑफर आईपीओ से हो सकता है. बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ये प्राइवेट प्लेसमेंट से होता है या फिर राइट्स इशू से बस हो सकता है. ओके. फिर मैनेजमेंट, कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजमेंट संभालते हैं. वाइल इन केस ऑफ पार्टनरशिप ये पूरे पार्टनर्स ही मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं. रिलेशनशिप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम खैर आगे ही पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ में, कि जो पार्टनर्स होते हैं दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, उसके शेयर होल्डर्स उसके एजेंट्स नहीं होते हैं. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पर पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस. तो यहाँ पर तो शेयर प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, शेयर तो मिलेगा. बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है. कंपनी में डिपेंड करता है, कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड इशू कर सकती है इसके मेंबर्स को. ओके. नेक्स्ट है लायबिलिटी. यस, लायबिलिटीज किसकी होगी? क्रेडिटर्स डायरेक्टली जाएंगे कंपनी के पास, और पार्टनरशिप के केस में किसके पास जाएंगे? पार्टनर्स के पास जाएंगे. ऑडिट कंपनी में कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी नहीं है. और पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी, कंपनी में तो ज़रूरी है. इनकॉर्पोरेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तो दैट इज़ काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप नेसेसरी नहीं है ये, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन होता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म का तो कुछ राइट मिल जाते हैं. दैट इज़ राइट टू सू एंड बी सूड. मतलब सूट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को किसी के अगेंस्ट केस करना है, पार्टनरशिप फॉर्म को अगर किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, केस करना है, तो उस केस में ज़रूरी है कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो. ऑलराइट. और कंपनी कैसे डिसॉल्व होती है? बाइंडिंग अप प्रोसेस होती है, लिक्विडेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है. वाइल पार्टनरशिप फॉर्म देयर आर वेरियस ग्राउंड्स जिसमें कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर 2 ही लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें से एक की डेथ हो जाती है, तो सिंगल पार्टनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप विथ हिमसेल्फ. इन दैट केस पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. फिर ये है कि कंडीशन थी कि पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, लॉ के हिसाब से हो सकता है, एंड सो ऑन. बाकी पार्टनरशिप एलएलपी में और पार्टनरशिप एचयूएफ में सब में दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं. अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सामने ही चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा वो नहीं दे रही हूँ. क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनर्स क्या होते हैं, उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, बस इनमें ही क्वेश्चन आए. और मैक्स टू मैक्स अगर क्वेश्चन आए तो कि डिसॉल्यूशन कैसे होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, बस. और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है माइनर के राइट्स पे, ठीक है, कि माइनर का क्या राइट्स होता है, क्या स्टेटस होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आज हम मेन पार्टनरशिप क्या होती है, प्लस व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर एंटिटीज़, अलॉन्ग विथ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स क्या है एक दूसरे के लिए या पार्टनरशिप फॉर्म की तरह, वो हम पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट. ओके, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स. इसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर की हुई हूँ, आप लोग को सेंड कर दूँगी मैं ये चीज़ें.
What are the rights and duties of partners? Okay. Everyone is able to see? बहुत शॉर्ट तो नहीं हो, मतलब बहुत फॉन्ट मैं इसे रेज करूँ क्या फॉन्ट को, या इज इट विजिबल टू ऑल? एंड थोड़ा सा वो साइज इंक्रीज में साइज, ओके मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ. ऑल राइट, इज इट ओके नाउ? इसमें ओके. तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है? पहला है, एक मिनट, इसमें सेक्शन 9 ड्यूटीज. ओके, सबसे पहले आएगा एक सेक्शन 11 भी इसमें नोट कीजिएगा आप सब. ठीक है, ये कहता है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज होगी पार्टनर की, वो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे. म्यूचुअली डिसाइड होगी पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहेगी हर पार्टनरशिप की अलग होगी, उसके हिसाब से पार्टनर्स वेरी कर सकते हैं. इसलिए जितने भी राइट्स या ड्यूटीज दी हुई हैं एक्ट में, उन सब में लिखा होगा कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, कुछ एक को छोड़ के बाकी सब में लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट या सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. उस सब का मतलब क्या होगा? ये होगा कि पार्टनर्स के बीच में इसके बारे में अगर कोई और चीज़ लिखी हुई है तो जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइडेड है वो ही लिखना है, वो ही फाइनल होगा. बाकी ये सब ऊपर ऊपर तौर में मोटी मोटी चीज़ पे ड्यूटीज हैं कि इसके हिसाब से ही, मतलब एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया गया है. ऑन दैट बेसिस पार्टनर्स अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज संभालेंगे, समझेंगे, और फिर उस पर वो चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी नीड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म या बिजनेस नीड ऑफ द बिजनेस, या फिर पार्टनर्स की विल के हिसाब से. ओके, देन सेक्शन 11 है म्यूचुअली, यही कहता है. सेक्शन 12 है, इट सेज दैट राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस. हर एक पार्टनर का राइट है कि वो किसी भी जो बिजनेस है उसमें एक्टिवली पार्ट ले सकता है, या फिर ये राइट ये भी कहता है कि पार्ट नहीं भी ले सकता है. ठीक है, अब वो अगर पार्ट लेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव पार्टनर कहलाएगा. नहीं ले रहा है तो डोमिनेंट पार्टनर कहलाएगा. ठीक है, कोई पार्टनर को रोक नहीं सकता कि आप किसी बिजनेस में पार्ट ना लें. सो दिस इज द राइट अंडर 12A. 12C कहता है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन. हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो अपने ओपिनियन, अपनी व्यूज दे सकता है किसी एक पार्टनरशिप फर्म में, फॉर द पर्पज ऑफ उसे जो लगेगा सही लग रहा है. अब अगर मेरा आई हैव अ पार्टनरशिप विथ 2 others, देयर आर टोटल 3 partners in a partnership firm, and we are carrying the business of buying and selling of land, रियल एस्टेट के बिजनेस पर है. अब अकॉर्डिंग टू माई जो भी मेरा एक्यूमेन होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल गिव माई ओपिनियंस. मुझे रोक नहीं सकता कोई. सिमिलरली ये वो भी अपने ओपिनियंस दे सकते हैं. सो दिस इज माई राइट अंडर 12C. जो 12D है, इसमें एक राइट है, राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट बुक्स एंड अकाउंट्स. जो भी पार्टनर, वेदर एक्टिव पार्टनर है, डोमिनेंट पार्टनर है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में पार्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो कैपिटल है या कुछ भी लगाया हुआ है, मनी दी हुई है, वो पार्टनर्स ने साथ में कंट्रीब्यूट करके दी हुई है. तो दे इक्वली हैव द राइट टू सी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही से मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं. ठीक है, एक और चीज़ है कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो एग्जीक्यूटर है विल का, that person has also a right to inspect this book of accounts. Then section 13 says right of a partner to remuneration.
वैसे तो ये ऐसा राइट है जो कि कहता है कि पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलनी चाहिए उनके काम के लिए, क्योंकि वो सब कुछ फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी कर रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ही कर रहे हैं। बट उन्होंने अगर कोई ऐसा काम किए हैं, क्योंकि रिवॉर्ड्स तो मिलने ही चाहिए ना, इसलिए ये राइट कहता है कि पार्टनर्स को उनके वर्क के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, सर्विसेज के हिसाब से मिलनी चाहिए। मतलब ये राइट जो कहता है कि वैसे पार्टनर्स आर नॉट जनरली एंटाइटल्ड फॉर द रेम्यूनरेशन, बट देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स वेयर they can allow a remuneration to the partners who are working for the partnership firm or taking actively part in the business of the company, in the management of the company. 13B है right to profit sharing. Similarly, जैसे कि profit share होता है वैसे ही loss share होगा। अब partnership firm में let's say ए बी एंड सी तीन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किए। इनके बीच में जो फंड्स था वो ए ने 50% दिया, बी ने 20% दिया एंड 3 ने 30% कंट्रीब्यूट किया फंड्स, जो भी उनका एक अमाउंट था। अब उसमें जब प्रॉफिट्स होगा तो ये कितने कितने प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल्ड होंगे? ए शैल बी लायबल फॉर 50%। इन्होंने अमाउंट जो भी दिया था, अब इनका अगर 1 लाख होता है प्रॉफिट तो ए शैल बी लायबल फॉर ₹50,000, बी फॉर 20,000 एंड सी फॉर 30,000। अब अगर कोई कंपनी को लॉस भी होगा तो भी अगर प्रॉफिट्स दे आर इक्वली शेयरिंग तो लॉसेस भी प्रॉफिट अगर वो जिस इक्वल शेयर कर रहे हैं तो लॉस भी वो इक्वल शेयर करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट का कोई परसेंटेज है, उन्होंने अगर डिसाइड किए हुए हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो लॉसेस भी वो लोग उस प्रोपोर्शन में ही शेयर करेंगे कि अगर लॉस होगा तो ए पर 50% का लॉस अकाउंट करेगा, बी 20% के लिए लॉस के लिए अकाउंटेबल होगा और सी 30% के लॉस के लिए अकाउंटेबल होगा। ओके, तो ये चलेगा अकॉर्डिंग टू दी पार्टनर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग की परसेंटेज क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है। इन जनरल तो इक्वल होगा, लेकिन देयर मे बी एन एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो इक्वल होगा, बट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट चलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल दिया हुआ है और वो चाहता है कि उसे उसमें इंटरेस्ट मिले, उस रीज़न की वजह से भी उस पार्टनर के पास राइट है दैट ही कैन क्लेम एन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, प्रोवाइडेड दैट उसने बताया हुआ है कि इफ आई एम गिविंग दिस कैपिटल आई एम एंटाइटल्ड एंड आई वांट सम इंटरेस्ट इन दैट कैपिटल। ओके, लेकिन अगर जनरली क्या है, जनरली जो कैपिटल देते हैं पार्टनर्स उसमें कोई इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। इट इज़ एन मतलब ये पार्टनर्स का राइट है, अगर वो चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं, लेकिन जनरली ये कोई राइट नहीं है। ये पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के बीच से एक राइट बना सकते हैं। इंटरेस्ट का राइट कहाँ आता है? इंटरेस्ट का राइट आता है पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट के बीच में, कि जब पार्टनर्स ने अपने अपने कैपिटल तो दे दी है, लेकिन अगर कुछ पेमेंट ऐसे एडवांस में दे रही है तो वो माना जाएगा कि दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन बट दैट इज़ काइंड ऑफ अ लोन टू दी पार्टनरशिप फर्म। किसी एक पार्टनर में, जैसे कि अगर एक बिजनेस है, उस बिजनेस में सब पार्टनर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो था, कैपिटल थी, वो दे दी हुई है इन इक्वल प्रोपोर्शन। लेट्स से देयर आर 4 पार्टनर्स, 25% ईच पार्टनर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कैपिटल में। नाउ अब ज़रूरत पड़ रही है थोड़े और फंड्स की, तो इन दैट केस जो ए है वो बोलता है कि दैट आई हैव सम फंड्स विथ मी राइट नाउ, आई कैन गिव इट टू द फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर वो जो अमाउंट दे रहा है इट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल फ्रॉम हिज पार्ट। ये माना जाएगा दैट ही इज गिविंग अ लोन, क्योंकि वो चाहते तो इस चीज़ पर किसी और से भी अगर लोन लेते हैं, किसी और से भी अगर अमाउंट लेते हैं तो वो लोन होगा। तो यहाँ पर पार्टनर ही एडवांस पेमेंट दे रहा है, बट जो एडवांस पेमेंट दे रहा है उसे लोन माना जाएगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6% का। कितना? 6% पर एनम। 13E, अब अगर
हाँ, अगर किसी पार्टनर की वजह से कोई के फ्रॉड की वजह से अगर कोई लॉस होता है पार्टनरशिप फॉर्म को, और वो लॉस तो पूरा पार्टनरशिप फॉर्म मतलब कि सारे पार्टनर्स उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, उसको उन सभी पार्टनर से वो सारा लॉस रिकवर होगा। तो उन लॉसेस के लिए अगर वो किसी पार्टनर की फ्रॉड की वजह से हुआ है तो दैट डिफॉल्टिंग पार्टनर हैज़ अ ड्यूटी, और बाकी जो पार्टनर्स बचे हुए हैं नॉन डिफॉल्टिंग पार्टनर, उनका ये राइट बन जाएगा बन जाएगा दैट दे हैव द राइट टू बी इंडेमनीफाइड। उन्हें उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा कि जो किसी पर्सन के फ्रॉड की, किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से जो लॉस उन्होंने इनकर किए हैं उस लॉस को कॉम्पनसेट करने का दे विल गेट अ राइट। तो ये कहता है राइट टू बी इंडेमनीफाइड 13E में। फिर सेक्शन 31 कहता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को इंडिक्ट करने का या इंट्रोड्यूस करने का हर एक पार्टनर का राइट है कि किसी भी एक पार्टनरशिप में विदाउट द कंसेंट ऑफ सारे पार्टनर की कंसेंट के साथ ही कोई भी पार्टनर कोई भी एक नया पर्सन एंटर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट। इसके साथ साथ ये भी एक राइट है कि कोई पार्टनर मना भी कर सकते हैं कि आई डोंट वांट एनी अदर पर्सन टू एंटर इन आवर पार्टनरशिप फर्म। तो अगर जितना उनका राइट है किसी को इंट्रोड्यूस करने का, किसी को पार्टनरशिप में लेने का, उतना ही उनका राइट है किसी पार्टनर को ना ले, किसी पर्सन को पार्टनरशिप का पार्टनर ना बनाने का। देन रिटायर फ्रॉम बिजनेस, हर पार्टनर के पास एक राइट रहता है कि वो जब चाहे अपने, अब उसे लगता है कि 90 ईयर्स का हो गया कोई पर्सन, उसे लग रहा है कि अब पार्टनरशिप में बहुत हो गया, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है, तो ही और शी कैन रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म बाय गिविंग नोटिस टू द पार्टनरशिप दैट इज टू ऑल द पार्टनर्स, और उसके बाद वो रिटायर हो सकते हैं अपनी म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटीज़ को देकर, सरेंडर करके, जो भी था सब कुछ पे करके एग्जिट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे पार्टनरशिप फॉर्म में, कि अगर कंडीशन ये थी कि किसी भी एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी एक पार्टनर के जाने से, और अगर ये था कि नहीं वो कंटिन्यू रहेगी विद द रिमेनिंग मेंबर्स, और क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे इसमें से एक पर्सन जा रहा है तो बाकी लोगों की कंसेंट वो कह रहे हैं कि ओके लेट दिस पर्सन रिटायर, हम दोनों साथ में चला लेंगे, तो वैसे ही 2 लोग पार्टनरशिप फॉर्म चलाएंगे। ओके, रेस्ट जितने लोग हैं। सिमिलरली एक और है जो यहाँ पर हम राइट्स पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो ड्यूटीज़ है। अगर ये एक पार्टनर का राइट है तो इट इज़ अ ड्यूटी वेस्टेड अपॉन अदर पार्टनर्स कि उन्हें ये सारे काम इंश्योर करना है कि ये सारे राइट्स बाकी पार्टनर्स को मिले। सो एवरी पार्टनर्स राइट is a duty to other partner, is a duty of other partners in the partnership firm. सेक्शन 33 कहता है राइट नॉट टू बी थ्रोन आउट। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस चलाए, कैरी करे। अब अगर किसी पार्टनर को रिमूव करना है तो वो भी कैसा होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही होगा, बट वो विद ये भी हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि पार्टनर्स मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चाहिए या सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, ये दिस दे कैन वेरी ऑन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विथ ईच अदर। एट द सेम टाइम एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट कि वो वहाँ से किसी भी पार्टनरशिप फर्म से उन्हें रिमूव ना किया जाए। तो दिस राइट हैज़ बीन गिवन स्पेशली टू ईच एंड एवरी पार्टनर कि अगर उन्हें लगता है कि उनका इंटरेस्ट ऐसे सेव होगा कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में एक क्लॉज ले लें जिससे कि उन्हें निकाल ना सके, तो दे कैन पुट पार्टनरशिप अ क्लॉज इन दैट पार्टनरशिप फर्म फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रिमूवल बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। ओके, सेक्शन 37 कहता है आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है? राइट टू सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर ऐसा कि जो पार्टनर अब नहीं रहा पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहा, तो अगर कोई एक पार्टनर 3 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर किसी भी तरह से या तो रिटायरमेंट की वजह से या तो डेथ की वजह से इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इन दैट केस उसके जो शेयर है वो अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है, और अगर कोई भी नहीं है तो ये पार्टनरशिप का ही पार्ट रहेगा और फर्म की बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। और फर्म की बेटरमेंट मतलब पार्टनर्स के लिए ही काम आएगा, उनके बिजनेस के लिए काम आएगा। और राइट टू डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फर्म,
तो ये जब दो लोग की पार्टनरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप एट विल है, तो इन दैट केस हर एक पार्टनर के पास राइट है कि हम अपने तरफ से नोटिस दे देते हैं दूसरी पार्टनर को दैट आई वांट टू क्विट फ्रॉम दी फॉर्म। तो इन दैट केस क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। पहले केस में मतलब जहाँ पर दो लोग थे उस केस में कैसे डिसॉल्व होगी, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग थे, एक पार्टनर पार्टनरशिप से जाने के लिए बात कर रहा है, निकलने की बात कर रहा है, नोटिस दे रहा है, इट मीन्स द पार्टनरशिप हैज़ बीन डिसॉल्व। कोई एक सिंगल पर्सन खुद अपने साथ पार्टनरशिप नहीं बना सकता है, राइट। और दूसरे केस में जहाँ पर पार्टनरशिप एट विल थी, तो पार्टनरशिप एट विल को हमने कॉन्सेप्ट ही समझे थे कि इस पर कोई एक टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कब तक चलेगी। जिस दिन कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देगा कि हम मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ पार्टनरशिप को, और आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप एनी मोर, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर है आप सबको? ये सब थ्योरी वाला पार्ट है और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में चल रही हूँ। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है आप लोग मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ये पार्टनर्स के राइट्स थे। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। जैसे कि हमने समझे कि हर एक पार्टनर का जो राइट है वो हर दूसरे पार्टनर की ड्यूटी है, ठीक है। तो पहली ड्यूटी है दैट इज ड्यूटी टू एक्ट डिलीजेंटली। हर एक पार्टनर का ये ड्यूटी है कि उसे जो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म है उसे ऐसे चलाना है जैसे कि एक रीजनेबल पर्सन चलाए किसी एक अपनी बिजनेस को, अपने फॉर्म को, ठीक है। ट्राई करना है, मतलब लॉसेस ना हो, जानबूझकर कोई विलफुली कोई लॉस में ना जाए, ये ट्राई करना है, मतलब ये इंश्योर करना है। दूसरे की जितनी स्किल है सारी स्किल अपनी लगानी है इन द बिजनेस, इन द पार्टनरशिप फॉर्म। सो दिस इज ड्यूटी टू एक्ट डिलीजेंटली। फिर है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। अगर किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है, उस वजह से जो भी लॉसेस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे राइट टू बी इंडेमनीफाइड, वैसी ड्यूटी है कि पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया है तो उस वजह से अगर लॉस होगा तो ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द पार्टनर्स एंड टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर मेकिंग गुड दैट लॉस और फॉर गिविंग कॉम्पनसेशन इन ल्यू ऑफ लॉस। सेक्शन 10। सेक्शन 9 फिर है पार्टनर की जनरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि बिजनेस को चलाना है, आगे बढ़ाना है, हमेशा कैरी ऑन द बिजनेस टू द हाईएस्ट पॉइंट टू कॉमन एडवांटेज, फेथफुल रहना है फॉर्म के लिए, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर सेक्शन 13 है फिर कॉम्पनसेट फॉर विलफुल नेग्लेक्ट। जैसे कि फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वैसे ही एक पार्टनर विलफुल नेग्लेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। विलफुल नेग्लेक्ट क्या होता है कि उसे पता है अगर कोई चीज़ गलत है या पता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से बिजनेस मैनेजर की प्रॉब्लम हो सकती है और वो उस चीज़ को उसके बाद भी नहीं सुधार रहा है। जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें जो एक पार्टनर उसे पता है कि हमारे पास कुछ पेपर वर्क्स नहीं है, लाइसेंसेस नहीं है किसी एक बिजनेस को करने के लिए, और वो उसके बाद भी या फिर लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसे रिन्यू करवाना है। दैट पार्टनर हैज़ दी नॉलेज कि अभी उसे रिन्यू करवाना है, बट उसके बाद भी वो वेट करता है, उसे नहीं करवाता है, तो ये इट इज़ अ विलफुल नेग्लेक्ट। इस केस में भी अगर कोई लॉसेस होंगे तो ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर राइट टू मैनेज ड्यूटीज़ प्रॉपरली, सेम है, ड्यूटीज़ अपनी भी ड्यूटी फुलफिल करनी है, एंड ऑल्सो हर एक पार्टनर की ये भी ड्यूटी है कि वो देखे कि बाकी सारे पार्टनर्स भी अपनी अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ लॉसेस, जितना पार्टनर का राइट है फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट उतना ही है कि वो लॉस में भी रिस्पॉन्सिबल रहे या लायबल रहे। जैसे कि हमने पढ़े थे, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टीज का तो इक्वली वो कंट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट में, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो उन्हें इक्वली प्रॉफिट मिलेगा और इक्वली दे शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। और अगर कोई एग्रीमेंट है उनका कि किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में दे शैल गिव द कैपिटल, तो उतने ही प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट होगा।
और उतने ही प्रोपोर्शन में अगर लॉस होता है तो दे शैल अकाउंट फॉर दैट लॉस। सेक्शन 15 सेज दैट ड्यूटी टू यूज, यस ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक पार्टनर का राइट है कि जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की अगर कोई बिजनेस है या कोई प्रॉपर्टी ली हुई है या कोई पैसे हैं, कोई मनी जो आ रही है पार्टनरशिप फर्म के नाम पर, ठीक है, उसको मिस अप्रोप्रिएट ना करें, अपने खुद के यूज़ के लिए ना लेकर ना यूज़ करें, वो सिर्फ पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए ही काम में ले। 16 है रिपोर्ट फॉर प्रॉफिट्स। अगर पार्टनर को किसी एक बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये बात पार्टनरशिप फर्म के जो बुक्स एंड अकाउंट्स है उसमें मेंशन करे, बाकी पार्टनर्स को बताए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो उसने सारा का सारा अप्रोप्रिएट कर लिया प्रॉफिट एंड बाकी लोगों को बताया ही नहीं, तो ये भी नहीं करना है, ये एक तरह से फ्रॉड ही माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म को। और फिर राइट टू रिपोर्ट एंड पे फॉर प्रॉफिट्स सिमिलरली फॉर टू कॉम्पनसेट फॉर बिजनेस। ये कहता है, अच्छा हाँ, कि अगर कोई एक पार्टनर है और दैट पार्टनर अभी बिजनेस चल रहा है और उसके बाद वो सेम बिजनेस, कंपीटिंग बिजनेस इन द सेम प्लेस स्टार्ट कर देता है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर कि नॉट टू गेट इनटू अ कंपीटिंग बिजनेस विद दैट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स बिजनेस। सेम अगर आपको जो बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप फर्म का, आप उसके बाद दूसरा नाम से या अपने ही नाम से सेम बिजनेस को ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फर्म के बीच में, आपके पार्टनरशिप फर्म और जो बिजनेस है उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नहीं लाना है। ये ड्यूटी है हर एक पार्टनर के ऊपर कि ऐसा नहीं करना है। वो अलग बात है कि फिर पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो किसी सेम बिजनेस को चलाएगा या नहीं चलाएगा, या कितने स्पेसिफाइड लिमिट है, कहाँ तक चलाएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे डील हुई है। लेकिन इन जनरल ड्यूटी है कि जब पार्टनरशिप फर्म चल रही है, व्हेन अ पर्सन इज अ पार्टनर टू द फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इन दैट एट दैट टाइम कंपीटिंग बिजनेस उसे नहीं चलाना है। ऑल राइट, क्लियर है? इसमें ऐसे कोई डाउट अभी तक? एनी डाउट किसी को? ठीक है, देन आई टेक दैट एज नो, कोई डाउट नहीं है आप सबको, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स देख ली है, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है। नाउ सेक्शन 18 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ये कहता है कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर एक एजेंट है फर्म का, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म का। अब इससे भी आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, अगर इट मीन्स देयर इज अ फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप, एजेंट के केस में या एजेंसी के केस में फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप हो जाता है, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। There is a relationship of trust between the partner and the partnership firm. Fiduciary relationship से क्या होगा, एक relationship of trust बन जाता है between the partner and the firm। और हमने एक और चीज़ देखी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी थी, वहाँ पर एजेंसी होती है, इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंसी के लिए, जहाँ पर एक पर्सन प्रिंसिपल बन जाता है, एक पर्सन एजेंट बन जाता है। उस केस में क्या होता है कि हमने पढ़े थे, देयर आर सर्टेन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड ऑफ दैट ऑफ द एजेंट्स, सेम यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सारे के सारे फर्म के लिए एक एजेंट बन गए हैं, एजेंट के जैसे काम करेंगे, तो वो सारे राइट्स और ड्यूटीज़ जो एक एजेंसी में होते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इट मीन्स कि अगर एक पार्टनर एजेंट बन गया है तो फर्म क्या बन जाएगी, फर्म एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बन जाएगी या प्रिंसिपल बन जाएगी फॉर दी ऑल दी पार्टनर्स।
अब हमने देखे थे कुछ राइट्स की पार्टनर का ड्यूटी होती थी कि वो जो बिजनेस है उसमें से कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए, ठीक है। और क्या देखे थे कि अपनी सारी स्किल लगाए किसी एक बिजनेस में, जितना स्किल वो होल्ड करता है। और क्या राइट्स थे पार्टनर के कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए अकाउंटेबल रहे। तो ये सारे ड्यूटीज़ थे। सेम यहाँ पर अगर लिखे हुए हैं तो हमने देख लिए हैं, और अगर नहीं है इसके पार्ट तो वो सारे राइट्स और ड्यूटीज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के प्रोविजंस में थे वो सारे भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है आज के सेशन में, इसलिए थोड़ा बेयर विथ मी। एक और चीज़ है, हमने सेक्शन 18 देख ली, एजेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। होल्डिंग आउट, ओके। हाँ, एक और चीज़ थी कि जो अथॉरिटी मिलती है वो पार्टनर को एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। क्या होता है ये एक्सप्रेस अथॉरिटी? मतलब बताया जाएगा पार्टनर्स को इन देयर पार्टनरशिप डीड कि आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? जो कि फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस से पार्टनर्स डिटरमाइन करेंगे कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये राइट्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं। और इसमें ही एक और ड्यूटी होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है जिस टाइम पर किसी भी बाकी पार्टनर से कोई भी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पर एक पार्टनर की ये ड्यूटी होती है कि वो काम करे विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इन दैट केस वो कहलाएगी इम्प्लाइड अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ओके, यहाँ पर देन सेक्शन 22 कहता है in order to bind the firm an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done in the name of the firm or on behalf of the firm or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। ठीक है, मतलब अगर कोई भी काम किया हुआ है या कोई भी एक्ट किया है किसी एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करने के लिए, तो वो माना जाएगा कि वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी पर था, या उसकी एक्सप्रेसली या उसे अथॉरिटी दी गई है या इम्प्लाइडली अथॉरिटी दी गई है। सेक्शन 19 कहता है कि द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज़ डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय फर्म बाइंड्स द फर्म। मतलब कि अगर कोई ऐसा किसी पार्टनर ने ऐसा कोई काम किया है, वो काम जो कि इन जनरल फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए किया जाता है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस किया जाता है, उस केस में वो जो काम रहेगा दैट शैल बाइंड द फर्म, वो जो एक्ट रहेगा दैट शैल बाइंड द फर्म। ओके, अब है यहाँ पर कि जो अथॉरिटी है टू बाइंड द फर्म उसे कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या नहीं आता है वो हमें देखना है कि एक इम्प्लाइड अथॉरिटी में जो भी हमने अभी देख लिए हैं कि सेक्शन 22 एंड रेड विद सेक्शन 19 ये कहता है कि ऐसे कोई काम जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में करना चाहिए किसी पार्टनर को, वो अगर करता है तो वो अथॉरिटी कहलाएगी इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी क्योंकि अब यहाँ पर समझ तो आ नहीं रहे कि कौन से काम करने चाहिए कौन से काम नहीं करने चाहिए, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये तो नहीं बता सकते कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ सर्टेन रूल्स बना के रखें कि ये काम तो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएंगे किसी भी बाय स्ट्रेच ऑफ एनी इमेजिनेशन, ये काम तो पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएंगे। अब ये कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं जो कि नहीं आएंगे इम्प्लाइड अथॉरिटी में, हम देखते हैं किक करके। पहला है कि अगर फर्म का कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको आर्बिट्रेशन में भेजने का कोई एक एक्ट है, ये माना जाएगा कि इट इज़ नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्योंकि इसमें पार्टनर्स को डिस्कस करना पड़ेगा म्यूचुअली कि वेदर हमें ये डिस्प्यूट को सबमिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट पार्टनर्स की होने के बाद ही कुछ एक्शन लिया जाएगा। कोई एक पार्टनर अपने विलफुली वॉलंटरली सिर्फ अपने ही विल पे जाते हुए ये डिसाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि फर्म के नाम पर फर्म के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, लेकिन
अपने पर्सनल नेम पर ओपन कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड. कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम, अगर कोई ऐसा क्लेम है जो कि फर्म को मिलने वाला है किसी कॉन्ट्रैक्ट में कह लो या किसी भी चीज़ में, उसे मना कर देना, उसको सरेंडर कर देना या रेलिंक्विश कर देना किसी और पार्टनर से मांगे बात किए बिना, तो इट इज़ नॉट द इम्प्लाइड अथॉरिटी. क्योंकि कोई ऐसा क्लेम है जो कि पार्टनरशिप फर्म को मिलने वाला है, इट मीन्स कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और आप अगर उसे मना कर रहे हो तो माना जाएगा इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, दैट इज़ वाई ये इसे इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट नहीं माना गया है. फिर है कि फर्म के बिहाफ में अगर फर्म ने एक कोई केस किया हुआ है किसी के अगेंस्ट, तो उस केस को वापस ले लेना, ये भी किसी एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है. क्योंकि ये भी फिर अगर केस किया गया है, इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम सब्सटेंस इन द केस, कोई ना कोई राइट होगा पार्टनरशिप फर्म का किसी केस करने के पीछे. और अगर आप कोई केस वापस ले रहे हो, इट मीन्स कि आप उस राइट को वापस ले रहे हो, उस राइट को छोड़ दे रहे हो, तो वो भी इज़ नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. नेक्स्ट है कि कोई भी अगर केस फर्म के अगेंस्ट किया गया है और उस केस में आप लाइबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी एडमिट कर देते हो लाइबिलिटी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्योंकि नाउ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. फिर है कि फर्म के नाम पे आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो विदाउट कंसल्टिंग एनी ऑफ द पार्टनर्स, दैट इज़ नॉट राइट. कोई प्रॉपर्टी है जो कि फर्म की है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. या फिर पार्टनरशिप के बिहाफ में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. ठीक है, ये तो हो गया कि कौन कौन सी चीज़ें जो एक्सप्रेसली नहीं करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है. अब ये होता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी को कोई क्या तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं या तो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. यही कहता है सेक्शन 20 कि पार्टीज में एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे और एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी. ये जो हमने लिस्ट दी हुई अभी पढ़ी है इसके पहले लिस्ट, इसमें कुछ और काम चीज़ें एग्री करके पार्टीज एंटर कर सकती हैं, तो वो कहलाएगी पार्टनरशिप इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. और अगर उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें अलाउ करनी चाहिए या कुछ और चीज़ें अलाउ करनी चाहिए, तो उसे माना जाएगा इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी. सेक्शन 21 हम देखे हुए हैं, इमरजेंसी. नंबर याद रखिएगा सेक्शन 21 वाला. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्टिंग इन केस ऑफ एमरजेंसी. एमरजेंसी मतलब कि फर्म के हिसाब से इमरजेंसी, बिजनेस पर्सपेक्टिव से इमरजेंसी अगर कोई ऐसी है, तो उस टाइम पे जो एक्ट करना है वो भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा. देन इफेक्ट ऑफ एडमिशन, सेक्शन 23. ये कहता है कि एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर अबाउट द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज द एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ओके, अगर किसी एक पार्टनर ने कोई एक एक्ट किया है या एडमिट किया है कोई लाइबिलिटी किसी भी जो बिजनेस करते टाइम, तो वो माना जाएगा इट इज़ एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म. ये थोड़ा केस से रिलेटेड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए कि कोई भी पार्टनर अगर कोई एक्ट कर रहा है या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो माना जाएगा इट बाइंड्स द फर्म. और अगर उस टाइम पर कोई केस होता है, तो उस जो एक्ट किया हुआ है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट शैल बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म. देन सेक्शन 24 नोटिस की बात करता है. ऐसा माना जाएगा कि अगर किसी एक पार्टनर को जो कि बिजनेस से डील करता है पार्टनरशिप फर्म के, अगर उसे नोटिस दिया गया है, तो दैट शैल बी कंसिडर्ड एज नोटिस गिवन टू द फर्म. ज़रूरी नहीं कि हर एक पार्टनर्स को नोटिस दिया जाए, एक पार्टनर को मिलना ही माना जाता है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहा जाता है इसे. नोटिस का ये है कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, की नोटिस टू वन पार्टनर मीन्स नोटिस टू ऑल पार्टनर्स, प्रोवाइडेड दैट की दो कंडीशन है. Notice to one means notice to firm, and
प्रोवाइडेड दैट जो जिस पार्टनर को नोटिस दिया गया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ही बिजनेस डील करता है पार्टनरशिप फॉर्म का, और ये जो पार्टनर है जिसे नोटिस दिया गया है वो कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस से या विलफुल नेग्लेक्ट से या विलफुल डिफॉल्ट से वो नोटिस किसी और को देने से मना करेगा। अगर वो मना करेगा या नहीं देता है तो उस केस में तो किसी और पे बाइंडिंग नहीं होगा वो नोटिस। जैसे कि यहाँ पर देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म बिटवीन 3 पर्सन ऑफ विच आई एम वन ऑफ द पार्टनर एंड आई डील इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मुझे कोई नोटिस दिया गया है, लेट्स से कोई भी एक नोटिस कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रिन्यूअल जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिन्यूअल करवाना है, तो दैट नोटिस हैज़ बिन गिवन टू मी, मुझे रिसीव होता है। ऐसा माना जाएगा कि वो मुझे मिल गया, मतलब बाकी सारे पार्टनर्स को मिल गया, पार्टनरशिप फर्म को मिल गया। अब अगर मैं उसे अपने नेग्लिजेंस से मैं उसे या फिर फ्रॉड से मैं उसे छुपा देती हूँ और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं पता करने चलने देती हूँ किसी और पार्टनर को, तो इट मीन्स तो ये माना जाएगा कि ये बिकॉज ऑफ माई ग्रॉस नेग्लिजेंस या मेरे फ्रॉड की वजह से दिस नोटिस हैज़ नॉट बीन सर्व्ड ऑन अदर पार्टनर्स और नॉट सर्व टू द फर्म। तो अब बाकी पार्टनर्स या फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे मेरे फ्रॉड के लिए, उस नोटिस के लिए। ठीक है, सेक्शन 25 इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है पार्टनर्स की लाइबिलिटी के लेकर, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर होगी जॉइंटली और सेवरली और बोथ, मतलब ये तो साथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकेले भी हो सकते हैं, सबके साथ में भी हो सकते हैं, या दोनों तरह से भी हो सकते हैं कि पार्टली सेवरली और पार्टली लाइबल जॉइंटली। फॉर्म सेक्शन 26 कहता है, अब 25 तो कहता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लेकिन सेक्शन 26 कहता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म। ये कहता है कि वेयर बाय रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर अदर पार्टनर्स कोई लॉस या इंजुरी हो जाती है किसी थर्ड पार्टी को, उस केस में फर्म लायबल है। मतलब कि अगर कोई पार्टनर की वजह से एक जेन्युइन गलती की वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है किसी थर्ड पार्टी को, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस कर रहा है कोई पर्सन, तो बिजनेस में तो हो सकता है कि कोई गलती हो जाए और उससे किसी को लॉस हो जाए, तो उस केस में अनलेस कि फ्रॉड या विलफुल नेग्लेक्ट नहीं आ रहा था तब तक किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। अब एक और चीज़ है, एक होल्डिंग आउट का प्रोविजन होता है सेक्शन 28, ये इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये कौन होता है? ऐसा कोई पर्सन, हमने पढ़े थे एक क्वाशी पार्टनर की बात है, वैसे ही है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि अपने एक्ट की वजह से या कोई उसने वर्ड कुछ ऐसा कहा है या लिखा है या फिर कोई कंडक्ट किया है या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है जिस वजह से वो माना गया है कि वो भी एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उस केस में वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा सारी लाइबिलिटीज के लिए पार्टनरशिप फर्म की। तो दैट पर्सन हैज बिकम अ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म बाय होल्डिंग आउट, या फिर क्वाशी पार्टनर कहलाएगा। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। आगे के जो हमारा है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन, माइनर के रिस्पेक्ट में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या रजिस्ट्रेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग रीड करके आइएगा इफ पॉसिबल, रीड करेंगे तो ईजी रहेगा समझने में। ओके, एनी डाउट अभी जो हमने पढ़े हैं आज? थिंक नो डाउट। ओके, ऑलराइट देन, थैंक यू।